हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर हाजिर हूँ एक बार एक अलग स्टोरी के साथ जिसका नाम है चक्रा। चक्रा मूवी एक इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन टेक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म की थीम आधारित है साइबर क्राइम्स और ई कॉमर्स स्कैम्स के ऊपर। फिल्म की कहानी घूमती है दो ऑफिसर्स से जो इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे में हुई डकैती के बारे में। चलिए फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में 15 अगस्त के दिन सिटी ट्रैफिक और लोगों का डेली एक्टिविटीज दिखाया जाता है। तभी दो चोर एक बाइक में आकर एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर हमला करके वहां से फरार हो जाते हैं। उस वक्त दूसरी ओर एक चाय वाला लड़का पुलिस हेडक्वार्टर में चाय देने आता है और वह इंडिपेंडेंस डे की विश करके तुरंत वहां से चला जाता है क्योंकि उसे 4 बजने से पहले लाए हुए तिरंगा बेचना था। थोड़ी ही देर में उसी पुलिस हेडक्वार्टर को पहला फोन कॉल आता है और वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि दो नकाबपोश बदमाश सर पर पिस्तौल टांग के उनके घर से पैसा, गहने और पेंशन के सारे पैसे लूट कर ले गए हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उस आदमी का कंप्लेन रिकॉर्ड करते हुए उनका एड्रेस गांधीनगर नोट करते हैं। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर को लगातार एक के बाद एक फोन कॉल आता रहता है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी का एक ही कंप्लेन था कि उनके घर में चोरी हो गई है। और उधर 15 अगस्त के दिन सारे पुलिस वाले पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे। तभी पुलिस वाले को सूचना मिलती है कि 9 घरों में चोरी तक हो चुकी है। ये खबर पाते ही सभी एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर चौकन्ना हो जाते हैं। पर जब कोई पुलिस वाला वहां पहुंचता था तभी उस एरिया के दूसरी जगह में चोरी हो जाती थी और ये जानकर पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। और वो तो नकाबपोश बदमाश गन दिखाकर बड़े ही आराम से पैसा लूटकर लेके जा रहे थे, जिसके कारण कोई भी पुलिस वाला उस दो नकाबपोश बदमाश चोरों को पकड़ नहीं पाते हुए। ऐसा करते हुए उन्होंने एक ही दिन में 49 घर में रॉबरी कर ली। इसके बाद हेडक्वार्टर्स में पुलिस कमिश्नर के जरिए मीटिंग बुलाई जाती है और कमिश्नर सभी ऑफिसर्स को कहते हैं कि तुम्हारे होते हुए भी एक ही दिन में 49 घरों में चोरी कैसे हो गई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि 15 अगस्त के दिन वो लोग ऑन ड्यूटी अलग अलग जगह पर थे, इसलिए वहां पहुंचने पर वो लोग वहां से फरार हो रहे थे। एक और पुलिस वाला चोरी की गई घरों के बारे में ये बताता है कि इन्हीं चोरों को पहले से पता था कि पैसे किसके घर में कहां पर रखा हुआ है, जिसके कारण वो दो चोर अपना वक्त बर्बाद किए बिना तुरंत चोरी कर रहे थे और वो सारी चोरी बुजुर्ग लोगों के घर में ही हो रही थी। ये एक प्री प्लान चोरी है क्योंकि जिनके घर में चोरी हुई है उनके फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं, यानी कि वो सारे अमीर थे। कमिश्नर तुरंत ही उन चोरों को पकड़ने के लिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन दोनों को पकड़ना होगा। नेक्स्ट सीन में एक घर में एक पुलिस लेडी काम वाली वाई बन के जाती है, जो घर एक गुंडा काशी नाम का था और उसके साथियों को भनक भी नहीं लगता है कि वो पुलिस वाली है। उस मिशन के लिए दूसरा एक पुलिस वाला बेवड़ा होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तब मौका देख के इंस्पेक्टर गायत्री वहाँ आ जाती है और काशी के दोनों साथियों को मार गिराती है और काशी को ये कहकर उसका भी इनकाउंटर कर देती है कि तू तो समाज का बोझ है, जेल जाएगा तो कुछ दिन बाद बेल पे वैसे भी रिहा हो जाएगा, फिर से क्राइम करेगा और क्यों तुम जैसी लोगों को गवर्नमेंट खाना खिलाए ऐसे ही फ्री में, और सीधा सर पे गोली मार देती है ये कहकर। तब गायत्री को कमिश्नर के ऑफिस से कॉल आता है और कमिश्नर बुलाते हैं ऑफिस में। कमिश्नर गायत्री को उन 49 घर में चोरी के बारे में बताते हैं और गायत्री को इस केस का इंचार्ज भी बना दी जाती है। कमिश्नर ये बताते हैं कि वो दो चोरों ने सिर्फ उन्हीं के घर में चोरी की है जिनके फैमिली मेंबर्स बाहर रहते हैं और उस घर में सिर्फ अकेला बुजुर्ग आदमी या औरत ही रहता हो। ये सुनने के बाद गायत्री को चंद्रू की दादी का ख्याल आता है क्योंकि चंद्रू की दादी भी अकेली रहती थी। अब चंद्रू कौन है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो वो चंद्रू के दादी माँ को बार बार फोन करती है और जैसे ही वहाँ कोई फोन पिक नहीं करता है तभी गायत्री को शक हो जाता है और वो तुरंत ही उनके घर पहुँच जाती है चेक करने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं। तो वो देखती है कि एक टूटी हुई तस्वीर के पास चंद्रू की दादी जख्मी होकर बेहोश पड़ी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गायत्री चंद्रू की दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। वह डॉक्टर कहते हैं कि
उन्हें कब होश आएगा ये बोल पाना संभव नहीं है, पर माइनर हेड इंजरीज है तो जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आके गायत्री को कहता है कि उन्हें दादी का खबर चंद्रू को दे देनी चाहिए और ये वक्त नहीं है मन मुटाव रखने का। इसका मतलब है गायत्री और चंद्रू के बीच कुछ न कुछ तो पहले हुआ है, ये भी हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर गायत्री चंद्रू को कॉल करती है। अब अगले सीन में हमें मिलिट्री स्पेशल यूनिट की दफ्तर दिखाई जाती है और चंद्रू एक आर्मी ऑफिसर होता है, यानी कि मेजर चंद्रू होता है। तभी आर्मी के एक ऑफिसर फोन उठाता है और बताता है कि चंद्रू पहले से ही मॉर्निंग में चेन्नई के लिए निकल चुके हैं 7 घंटे पहले। इसके बाद गायत्री के पास खड़ा हुआ इंस्पेक्टर पूछता है कि ये बात उन्हें कैसे पता चला और वो भी 7 घंटे पहले। तब गायत्री चंद्रू की एक कहानी उस पुलिस वाला को बताती है। यहाँ ये मूवी थोड़ी फ्लैशबैक पे चली जाती है। एक शॉपिंग मॉल के पार्किंग में गायत्री को कुछ गुंडे घेर लेता है। जब वो गुंडे गायत्री पर अटैक करने वाले होते हैं तभी चंद्रू, जो इस फिल्म का लीड एक्टर है, वहाँ आकर उन्हें खूब मारता है। बहुत मारधाड़ के बाद गायत्री को चंद्रू बचा लेता है और ये भी पता चलता है कि दोनों, गायत्री और चंद्रू, एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि गायत्री के चाचा चंद्रू से गायत्री की शादी की बात करने के लिए चंद्रू के घर जाते हैं। गायत्री के चाचा बहुत अजीब किस्म के आदमी थे। उनको इनकम और बैंक बैलेंस के अलावा कुछ और नहीं सुनना था, तो वो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे चंद्रू से। चंद्रू की कमाई के बारे में पूछने पे चंद्रू बताता है कि रहन सहन करने के लिए सेविंग उनके पास काफी है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गायत्री के पापा भी एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे और वो भी ईमानदारी की वजह से ही रिश्वत नहीं लेते थे और जिसके कारण पूरी लाइफ में वो एक भी घर नहीं बना पाए थे। तभी चंद्रू गायत्री के चाचा से ये कहते हैं कि मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि मेरी बीवी और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। तभी गायत्री के चाचा चंद्रू के पापा को मिली हुई अशोक चक्र मेडल का बेइज्जती कर देते हैं, जिसे गुस्सा होकर चंद्रू गायत्री के चाचा को जोर का एक थप्पड़ मार देते हैं। तभी गायत्री चंद्रू को उसके चाचा से माफी मांगने कहती है, पर चंद्रू इस बात से इनकार कर देता है, जिस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और माफी ना मांगने पर गायत्री अपने चाचा को लेकर वहां से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर चंद्रू चेन्नई अपने घर पहुंच गया होता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचकर देखता है, उसके पापा की तस्वीर में जो अशोक चक्र था वो नहीं है, मतलब वो अशोक चक्र चोरी हो गया था। तब वहाँ गायत्री भी आ जाती है और चोरी की वारदात के बारे में चंद्रू को बताती है और दादी सही है ये भी कहती है। इसके बाद चंद्रू गायत्री के साथ दादी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। गायत्री चंद्रू से पूछती है कि तुम्हें दादी के बारे में कैसे पता लगा। तब चंद्रू बताता है कि हर साल 15 अगस्त को दादी उनका फोन उठाती है, पर इस बार जब उन्होंने रिसीव नहीं किया फोन, तब चंद्रू जान गया था कि उसकी दादी मुसीबत में है, इसलिए वो चेन्नई आ गया था। गायत्री चंद्रू के पास आके कहती है कि बहुत जल्द ही उस चोर की गैंग को पकड़ लिया जाएगा। चंद्रू भी इस खोज में शामिल हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले चोरी हुई घर पर आने जाने करने वाले सभी केबल वाले, पेपर वाले, गैस वाले, दूध वाले, इन सभी को पकड़ पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। इसके बाद जब चंद्रू और गायत्री बाहर जा रहे होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड एक आदमी को मना कर रहे होते हैं हेलमेट लेकर एटीएम के अंदर जाने के लिए। इस बात पर वो आदमी भड़क जाते हैं और वो बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड को खूब मारता है, जिस बात से गुस्सा होकर चंद्रू उस आदमी को बहुत मारता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना है तो सही जगह जाकर दिखाओ, इन असहाय बुजुर्ग आदमी पर तो मत दिखाओ। तभी वो आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डर के मारे सही उस बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांग लेता है। तो यहाँ से आप समझ जाते हैं कि चंद्रू बहुत ही ईमानदार बंदा है। चंद्रू उस चोरी को लेकर गायत्री को बताता है कि कोई मामूली गैंग का काम नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और चंद्रू गायत्री को ये भी बताता है कि ये सारी चोरी एक जगह पर नहीं हुआ है, इन्होंने प्लानिंग करके चोरी करी है। तब वो एक लिस्ट बनाते हैं, जो लोग जनरली किसी भी घर के अंदर आसानी से पहुंच जा सकते थे, ऐसे लोगों की लिस्ट चंद्रू तब बनाता है। तब उनके स्टेशन में पानी के पाइप ठीक करने के लिए एक प्लम्बर आने वाला था। तब गायत्री कहती है कि अगर प्लम्बर नहीं आ रहे हैं तो डायल फॉर हेल्प पर कॉल करो, वो भेज देंगे, वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइडर का नंबर दे देंगे। तभी वहाँ चंद्रू को हिंट मिल जाता है
और वो एसी, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इन सब को चेक करने के लिए डायल फॉर हेल्प के हेडक्वार्टर चले जाते हैं। वहां जाकर चंद्रू मैनेजर से मिलता है। चोरी हुई घर की सर्विस देने वाले नंबर, एड्रेस को चेक करते हैं। तब ये पता लगता है कि मणिमुथु नाम की नंबर और उनका एड्रेस वो 50 घर से आया कॉल के साथ मैच करता है। मतलब इस 50 घर में अलग अलग घर की कामों के लिए एक ही आदमी का नाम और नंबर सामने आ रहा था। उसी नाम से चोरी हुई सभी घरों में सर्विस दिया गया था। इसका मतलब डायल फॉर हेल्प नाम का सर्विस को हैक किया गया है। तब चंद्रू मैनेजर से कहता है कि उस ऐप की सॉफ्टवेयर डेवलपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डेटा एंट्री मैनेजर से मीटिंग अरेंज करनी चाहिए। और इसके बाद मणिमुथु एड्रेस पे पुलिस पहुंचता है। वहां देखता है कि मणिमुथु 2 साल पहले ही मर चुका है। तब उसकी बीवी कहती है कि मरे हुए आदमी का नंबर कौन चला रहा है और उसके नाम पर कौन चोरी कर रहा है, ये उसको कैसे पता होगा। इसके बाद चंद्रू मणिमुथु की बीवी को छोड़ देने के लिए कहता है। गायत्री चंद्रू को बताती है कि मणिमुथु के नाम से कुल मिलाकर 413 घर में सर्विस दिया गया है, पर चुन चुन के सिर्फ 50 घर में चोरी किया गया है, जो बुजुर्ग लोगों का घर है और घर में इनके अलावा कोई भी नहीं रहता है। तो ये साजिश काफी दिनों से रचा जा रहा था, लेकिन ये मणिमुथु ही क्यों आया। तब चंद्रू को मणिमुथु और इन चोरों के आपस में कोई कनेक्शन नजर आता है और डायल फॉर हेल्प के सर्वर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी वो बताता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो डेवलपर और डेटा एंट्री मैनेजर की अच्छी तरीके से धुलाई की जाती है। इसके बाद वो बताते हैं कि सच में उनका ऐप को हैक किया गया है। अब यहाँ हैकर को दिखाया जाता है। वो हैकर कमिश्नर को कॉल करके कहता है कि तुम डायल फॉर हेल्प तक तो पहुँच गए हो, पर मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारे ही कैमरे में देख पा रहा हूँ, क्योंकि हैकर वो कैमरा भी हैक कर चुका था। इसके बाद उस कॉल रिकॉर्डिंग की ऑडियो जांच शुरू होता है। उस ऑडियो में उसे की गई वर्ड्स की पिच इक्वल होने पर पता चलता है कि ये एक रोबोटिक ऑडियो है। ये बात चंद्रू सबको बताता है। तभी एक वॉइस एनालिस्ट ये कहता है कि हैकर तो सीसीटीवी हैक करने से कमिश्नर तक नहीं पहुंच पाएगा, ये नहीं हो सकता है। वो कहता है कि बिना वाईफाई एडेप्टर के कैमरा हैक नहीं हो सकता है। तब कमिश्नर कहता है कि कौन भी ऑफिस में आके ये सब फिट कर दिया होगा। तब दिखाया जाता है कि वो 2 चोर डायल फॉर हेल्प सर्विस से आकर उस ऑफिस में एक वाईफाई एडेप्टर इंस्टॉल कर दिया था। उस वक्त चंद्रू हैकर को गुस्सा दिलाकर ट्रैक करने को कहता है और कमिश्नर ठीक वैसे ही न्यूज़ चैनल बुलाकर एक प्रेस मीट करते हैं और बताते हैं कि वो एक चोर है और वो ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाएगा, चाहे वो कहीं भी अंडरग्राउंड हो जाए। इसी बात से हैकर गुस्सा होकर कमिश्नर को कॉल करता है और चंद्रू उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है, पर हैकर को पता चल जाता है कि चंद्रू उस कॉल को ट्रैक कर रहा है। तब हैकर उस कॉल से चंद्रू को बताता है कि चाहे तुम मेरे लोकेशन क्यों ना जान लो, पर तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तब हैकर अपना कोड 00100 बता देता है, जिससे उसे हैक किया जा सकता है और उस कोड से लोकेशन पर जब चंद्रू अपनी टीम लेकर पहुंचता है, तब तक हैकर सब सिस्टम जलाकर वहां से भाग चुका होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारे पुलिस वालों की मीटिंग होती है। तभी चंद्रू बताता है कि मणिमुथु के नंबर से 413 जगह पर सर्विस दी गई है, जिसमें से 108 ऐसे घर है जहां पर सिर्फ बुजुर्ग लोग रहते हैं और वो चोर उसमें से 50 घर में ही चोरी कर चुके हैं। अब बचे हैं 98 घर और उस पर जरूर वो लोग टारगेट करेंगे। चंद्रू ये भी कहता है कि वो हैकर एक लड़की है, क्योंकि उसने जो कोड दी थी 00100, वो कोड उस लोकेशन के वॉल पर कई जगह लिखी हुई थी। जब वो कोड को सेंड किया गया, तब चंद्रू को पता चला कि कोड कुछ और नहीं, इसका मतलब था सर का ताज, यानी वो कोड चेस की क्वीन को सिंबलाइज करता है, जिसके कारण उन्हें लगता है कि 2 चोर जहाँ भी चोरी कर रहा हो, उसके पीछे की जो मास्टरमाइंड है वो एक लड़की है। और साथ में वो ये भी कहता है कि उस लोकेशन वाली बिल्डिंग में जो फिंगरप्रिंट मिली है, उस फिंगरप्रिंट में बहुत मात्रा में अमाइनो एसिड मिला है और ज्यादा मात्रा में अमाइनो एसिड सिर्फ लड़कियों के हाथों में ही पाई जाती है, जिसे वो कंफर्म हो जाता है कि वो एक लड़की ही है। और चंद्रू ये बात भी कंफर्म कर देता है कि आने वाले 23 तारीख को
पीएम आने वाले हैं। उस दिन 15 अगस्त की तरह ही पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए स्टेशन से बाहर रहेंगे, ऑन ड्यूटी रहेंगे। मतलब चोरों के नेक्स्ट टारगेट 23 तारीख ही होगा। नेक्स्ट सीन में उस हैकर को दिखाई जाती है जिसका नाम लीला होती है। वो अपनी चेस इंस्टीट्यूट जाकर बच्चों को चेस सिखाती है और वहाँ गणेश नाम का एक बंदा अपनी बेटी को कोचिंग दिलाता है। तब वो बताता है कि गणेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। तभी लीला को अपनी माँ की याद आ जाती है। तब लीला याद करती है कि किस तरह उसकी माँ उसे खिलाती थी, प्यार करती थी। एक दिन लीला की माँ की अचानक से मौत हो जाती है। उसकी माँ की एक दिन बाद उसके बाप एक नई बीवी लेके आ जाते हैं, 2 बच्चे के साथ। वो औरत हमेशा लीला को खाना पीना ना देकर उसे परेशान करती थी। जब लीला एक दिन स्कूल से वापस घर आती है तब लीला देखती है कि उसकी सौतेली माँ उसके बाप से लीला को मार देने की बात करती है। जैसे उसकी माँ को मारा गया था वैसे ही मारने की बात उसकी सौतेली माँ कहती है। तभी लीला को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ की मौत नहीं हुई थी, उनको मारा गया था। लीला गुस्से में पानी की मटकी फोड़कर उसमें करंट दे के उन दोनों को मार देती है। और लीला की जो 2 सौतेले भाई होते हैं, लीला उन्हें नशे के सामान देकर बचपन से ही अपना काम करवाती है, जिसके कारण वो दोनों लीला के साथ हो जाते हैं और बड़े होकर वो दोनों इस चोरी की प्लानिंग में मास्क पहनकर लीला को मदद करते हैं। अगले ही सीन में चंद्रू गायत्री की चाचा से उस दिन हाथ उठाने की बात पर माफी मांग लेता है और फाइनली 23 तारीख का दिन आ जाता है, जिस दिन उस 98 घर में चोरी होने वाली थी। तभी वहाँ पुलिस के लगाए हुए सारे सीसीटीवी कैमरा हैक हो जाते हैं। तभी चंद्रू घर के अंदर लगाए हुए सारे हिडन कैमरास को ऑन कर देते हैं। उसके बाद 15 अगस्त को की गई चोरी का रोड मैप देखकर पता चलता है कि पहला चोरी उस दिन 15 नंबर घर से हुआ था। तभी चंद्रू बताता है कि 23 तारीख है तो इसलिए वो चोरों का पहला टारगेट 23 नंबर घर होगा। मतलब इस बार वो रिवर्स पैटर्न पर जाएंगे। तभी डायल फॉर हेल्प के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जल्दी से चंद्रू को बुलाकर बात करने के लिए कहता है। यहाँ सीसीटीवी के ऊपर निगरानी के वजह से चंद्रू पुलिस के थ्रू उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं, पर जब वो कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है और वो ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, तब चंद्रू जाके उन लोगों को काफी अच्छी तरीके से डांटता है। दूसरी तरफ वो 2 चोर चोरी करने निकल जाते हैं। वहाँ चेस एकेडमी में नया सफाईदार देखकर लीला पूछती है कि जो रोज यहाँ पे आती है वो कहाँ गई। तब वो लेडी लीला को बताती है कि उनको तो पुलिस वाले ले गए हैं। इस बात पर लीला को शक हो जाता है क्योंकि वहाँ जो लेडी रोज सफाई के लिए आती थी वो और कोई नहीं, मणिमुथु की वाइफ थी। यहाँ से लीला को समझ आ जाती है कि पुलिस को पता चल चुका है कि मणिमुथु के नाम और नंबर से वो लोग डायल फॉर हेल्प सर्विस के नाम पर चोरी करते थे। तब लीला इस मिशन को अवॉइड करने के लिए दोनों भाइयों को फोन करती है। फिर लीला की फोन आने पर लीला के 2 भाई दोनों अपना बैग वहाँ डस्टबिन में फेंक कर बाहर आ जाते हैं। पुलिस उन दोनों को चोरी किया हुआ बाइक चलाने की वजह से पकड़ लेता है। लीला के दोनों भाई घर ना पहुंचने पर भी लीला परेशान हो जाती है। इसके बाद दादी को होश आ जाता है और दादी उस दिन की चोरी की कहानी बताती है कि बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद वो लोग चंद्रू के पापा का मेडल वापस नहीं दिया था, उल्टा उनको लात मार के चोटिल भी कर दिया था। ये बात सुनकर चंद्रू अपनी दादी से वादा करता है कि 48 घंटों में वो चोरी हुई अशोक चक्र वापस लेकर आएगा। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है, वहाँ एक बंदा बहुत जोरों से रो रहा होता है और वो अपनी बाइक चोरी के बारे में पुलिस वालों से कहता है। तब चंद्रू उस आदमी को लेकर सीसीटीवी कैमरा में चेक करता है तो उन्हें पता लग जाता है कि वो बाइक चोर कौन है और वो चोर को पकड़ लेते हैं। चोर को मारते वक्त चंद्रू को याद आता है कि यही चोर एक दूसरे को चोरी करने के लिए बाइक देते हैं और वो पूरे शहर में उस दिन जितने बाइक चोर पकड़े गए थे सबको बुलवाता है। तब चंद्रू अपना दिमाग लगाता है और उनसे कहता है कि तुम में से किसको प्लम्बिंग का काम आता है, उसे बिना केस के हम जाने देंगे। तब वो दोनों अपना हाथ ऊपर करते हैं। उन दोनों को पुलिस स्टेशन का पानी का पाइप ठीक करने को कहकर चंद्रू पुलिस ऑफिसर से इनकी सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है। पुलिस बताता है कि इन्हीं दोनों को 15 अगस्त के दिन ही एटीएम चोरी की वजह से पकड़ा गया था।
आप कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों की बात वही लीला की दो भाई की ही बात हो रही है। इसके बाद वो दोनों की सारी डिटेल्स निकाली जाती है। तभी चंद्रू को पता लगता है कि इनकी एक बहन भी है जिसका नाम है लीला, और वो एक चेस इंस्टीट्यूट की कोच है। और गायत्री कहती है कि उस इंस्टीट्यूट में मणिमुत्थु की बीवी भी काम करती है। ये सब सुनकर चंद्रू की शक सच में बदल जाती है और चंद्रू लीला से मिलने उस चेस इंस्टीट्यूट को जाता है। तब चंद्रू लीला से एक चेस मैच का चैलेंज भी करता है। खेलते वक्त लीला सोचती है कि चंद्रू बहुत बुरा प्लेयर है और आखिर में चंद्रू उसे हरा देता है। बाद में चंद्रू उसे लीला कहकर बुलाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि यही वो आदमी था जो लीला पर नजर रख रहा था। तब लीला बाहर आती है और चंद्रू की कॉलर पर लगी हुई कैमरा को फेंक देती है और चंद्रू को बताती है कि उसे चैलेंजेस बहुत पसंद है और वो कहती है कि अगर तुम्हें दम है तो तुम उन्हीं दो चोरों के मुंह से लीला नाम बुलवा लो। इस बात को गायत्री ब्लूटूथ के जरिए सुन लेती है और वो गुस्से से अंदर जाकर बहुत मारती है लीला की दो भाइयों को। चंद्रू के मना करने पर भी गायत्री नहीं सुनती है और वो मारते मारते उन दोनों को बताती है कि तुमने उन्हीं 50 घर में चोरी की है। हमें इस बात की पता चल चुकी है और ये भी पता लग चुका है कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है, सिर्फ उसका नाम बता दो। ये सुनकर वो दोनों में से एक गायत्री को घायल कर देता है और हथियार लेते हुए सारे पुलिस वालों को मारने लगते हैं। तभी गायत्री वो दोनों को शूट कर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि लीला चंद्रू को फोन करके कहती है अब तुम खुद को बचाओगे या गायत्री को। तब कुछ गुंडे चंद्रू पर हमला करने लग जाते हैं, यानी कि लीला इन सारे गुंडों को चंद्रू के लिए ही भेजा था और साथ ही लीला उसी वक्त गायत्री को मारने हॉस्पिटल चली जाती है। चंद्रू ये सुनकर हॉस्पिटल में तैनात किए गए हेड कांस्टेबल को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम गायत्री के कमरे से 2 कमरे आगे खड़े हो जाओ। और जैसे ही वो कांस्टेबल 2 कमरे के आगे खड़े हो जाते हैं तब लीला आ जाती है और वो 2 कांस्टेबल वाले कमरे में एंटर कर जाती है, जिसके कारण उसे गायत्री नहीं मिलती है। यहाँ पर चंद्रू सारे गुंडों को मार देता है और लीला से चैलेंज करता है कि तुम्हें अगर दम है तो 24 घंटे तक मुझसे बच के दिखाओ। तब लीला एक प्लान करती है। सबसे पहले वो गणेश की माँ को फोन करके ये बताती है कि उनके बेटा यानी कि गणेश मारा गया है। ये सुनकर गणेश की माँ को हार्ट अटैक आ जाती है और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। वह सभी लोग आ जाते हैं। इसी बहाने लीला गणेश के घर चली जाती है। तभी गणेश कमिश्नर को भी बुला लेता है। कमिश्नर की आने की बात सुनकर लीला छत पर छिपने के लिए चली जाती है। तभी चंद्रू लीला को पकड़ लेता है और साथ में पुलिस वाले नीचे रखी गई बैग लाते हैं। इसमें 50 घर से चोरी की गई सामान थे। उसके बाद लीला छत से नीचे कूद जाती है। तभी वहाँ पर पहले से ही एक जाल रखी गई थी, जिसके वजह से लीला पकड़ी जाती है। इसके बाद लीला धमकी देती है कि मुझे तो पकड़ लिया पर वो अशोक चक्र तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। तब चंद्रू वो अशोक चक्र भी दिखाता है और कहता है कि मुझे ये पहले ही मिल चुका था। तब वो बताता है कि उनके पापा को कबूतर बहुत पसंद थे और वो कबूतर को देखने के लिए वहाँ पर हिडन कैमरा लगाए थे। लीला उनके घर का कैमरा हैक किया, पर जो कबूतर की कैमरा थी उसमें लीला दिखाई दी गई और वो अशोक चक्र लेकर वहाँ गार्डन में रखी थी, ये भी पता चल गया। और वारदात से मिली फिंगरप्रिंट भी लीला से मैच कर रहा था। चंद्रू कहता है कि इतना सबूत काफी है तुम्हें जेल में डालने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कि चंद्रू अपने पापा की तस्वीर में फिर से अशोक चक्र लगा देते हैं और तभी लीला की फोन आती है और लीला बताती है कि अभी तो खेल बाकी है। और यहीं पर इस मूवी की दी एंड हो जाती है। इसका मतलब है कि इस मूवी की सिक्वेल भी हमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस फिल्म की कहानी मुझे कमेंट में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।